दोस्तों, क्या होगा अगर भूतों की दुनिया और हमारी दुनिया एक हो जाए। कुछ ऐसा ही हमारी एक जापानीज हॉरर मूवी में होने वाला है जिसका नाम है कायरो। मूवी के अंदर हम देखेंगे अनगिनत आत्माओं को जो धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगी। IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इट्स 76% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज विद अ मेटाक्रिटिक स्कोर ऑफ 70%। सीधा सीधा कहूँ तो ये मूवी रोंगटे खड़े करने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कायरो मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक शिप को दिखाते हुए जिसे सिग्नल्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हर जगह एक अजीब सा डरावना माहौल था जिसके साथ मीची नाम की लड़की भी अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। पर दोस्तों, मीची ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है ये आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ से सीन जाता है पास्ट में। मीची असल में काम करती है एक पौधों की दुकान पर और उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है जुनको। इन दोनों लड़कियों के साथ याबे नाम का एक लड़का भी काम करता है और कुछ दिनों से तागुची नाम का एक लड़का काम पे नहीं आ रहा। मिच्ची थोड़ा परेशान थी क्योंकि तागुची बिना बताए छुट्टी नहीं लेता और इसलिए वो अपना काम खत्म करने के बाद तागुची के घर जाती है। मिच्ची तागुची की ज्यादा अच्छी दोस्त तो नहीं थी, पर तागुची पे एक कंप्यूटर डिस्क थी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। उसी कंप्यूटर डिस्क को लेने के लिए मिच्ची तागुची के पास पहुंचती है, पर तागुची दरवाजा नहीं खोलता। अब क्योंकि वो कंप्यूटर डिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मिच्ची बिना पूछे घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, पर मिच्ची तागुची को घर के अंदर देखकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि तागुची ने दरवाजा नहीं खोला था। तागुची मिच्ची से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और मिच्ची भी ज्यादा किसी चीज पे ध्यान नहीं देती क्योंकि वो बस कंप्यूटर डिस्क को लेने के लिए आई थी। पर अचानक ही तागुची गायब हो जाता है और मिच्ची डर के मारे नीचे गिर जाती है क्योंकि तागुची ने खुदकुशी कर ली थी। मिच्ची ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती थी कि तागुची जैसा खुशमिजाज लड़का एक पल पहले जो बिल्कुल ठीक था वो अचानक मरने का फैसला क्यों करेगा। ये बात जब जुनको और याबे को पता चलती है तो उन्हें भी कोई रीजन समझ नहीं आता। पर मिस्ट्री में ट्विस्ट जब आता है जब मिच्ची, जुनको और याबे उस कंप्यूटर डिस्क को चेक करते हैं। उस डिस्क के अंदर तागुची के कमरे की एक अजीब वीडियो थी और वीडियो में तागुची अपने कंप्यूटर के अंदर घूरे जा रहा था। तागुची के कंप्यूटर में भी सेम इमेज दिखाई दे रही थी और ये सब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। वो तीनों वीडियो को और ज्यादा गौर से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस तरीके से तागुची कंप्यूटर के अंदर घूर रहा है उसी तरह कंप्यूटर के अंदर से उसे एक अजीब परछाई घूर रही थी। वो तीनों ही इस बात से कंफ्यूज थे, पर मिच्ची को फील हो रहा था जैसे एक बहुत बड़ा खतरा सबकी तरफ बढ़ रहा हो। ये अजीब फीलिंग पूरे दिन मिच्ची के साथ रहती है और रात को उसका टीवी डरावनी आवाजें निकालकर ग्लिच करने लगता है। मिच्ची टीवी बंद कर देती है, पर उसे अपने आसपास काली शक्तियों का एहसास होता रहता है। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उसे दिख नहीं रहे। दोस्तों, अब यहाँ से सीन जाता है कावाशीमा नाम के एक लड़के पे। कावाशीमा कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है और उसने अपने लिए एक नया कंप्यूटर खरीदा है, जबकि कावाशीमा को कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं। कावाशीमा काफी देर तक कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और जैसे ही उसकी विंडोज रेडी होती है एक अजीब वेबसाइट अपने आप खुल जाती है। वेबसाइट पे क्रीपी इंसानों की वीडियो चलने लगती है और सारे के सारे इंसान अपने कमरे में बंद थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। उन क्रीपी वीडियो से कावाशीमा डरने लगता है कि तभी कंप्यूटर पूछता है, क्या तुम एक भूत से मिलना चाहोगे, जिससे डरकर कावाशीमा कंप्यूटर बंद कर देता है। वो रात भर इसी बारे में सोचता रहता है और आधी रात को कंप्यूटर पे वो वेबसाइट फिर से अपने आप खुल जाती है। इस बार वीडियो के अंदर एक आदमी मुंह पर काली पन्नी बांधकर बैठा हुआ था और उसकी दीवार पे लिखा हुआ था, मेरी मदद करो। और कावाशीमा फिर से डर के कंप्यूटर बंद कर देता है।
कावाशिमा असल में कंप्यूटर को नए दोस्त बनाने के लिए लाया था, ना कि क्रीपी वीडियोस देखने के लिए। और इसलिए वो इस बात को समझने के लिए अगले दिन जाता है अपने कॉलेज की कंप्यूटर क्लास में। वहां पर वो हारुए नाम की एक कंप्यूटर स्टूडेंट से मिलता है, जिसे वो अपने कल रात वाले हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। हारुए बोलती है कि वो बिना वेबसाइट को चेक करे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है ये नहीं बता सकती, और इसलिए हारुए कावाशिमा को वेबसाइट प्रिंट या फिर बुकमार्क करने का काम देती है, ताकि अगली बार हारुए उस वेबसाइट को खुद चेक कर सके। सीन वापस मिच्ची की कहानी पे जाता है, जहां पे दिखाते हैं याबे को, जिसे एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन पर एक क्रीपी आवाज बोलती है, "तस्किते, तस्किते", यानी मेरी मदद करो। फोन कट होने के बाद याबे के पास फोन पर तागुची के घर की एक फोटो आ जाती है, और ऑब्वियसली उसे लगता है कि तागुची के घर से उसे कोई परेशान कर रहा है। याबे काम खत्म करके तागुची के घर पे चेक करने के लिए जाता है, जहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। और दोस्तों, जिस जगह पर तागुची मरा था, अब उस जगह पर एक काला धब्बा बन गया था। देखते ही देखते वो काला धब्बा तागुची में बदल जाता है, और याबे तागुची से बातें करने लगता है, पर पलक झपकाते ही तागुची फिर से काले धब्बे में बदल जाता है। दोस्तों, याबे इस बात से खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। पर यहाँ से शुरू होता है मूवी का सबसे ज्यादा डरावना सीन। याबे को घर जाते वक्त एक अपार्टमेंट दिखाई देता है, जिसे लाल टेप से बंद कर रखा था। याबे क्यूरियस था कि गेट ऐसे बंद क्यों है, तो वो जाकर टेप हटाकर अंदर चले जाता है। अपार्टमेंट के अंदर हर जगह अंधेरा था, पर उसे एक दीवार पे मिलता है खून से बना हुआ एक बहुत बड़ा दाग। सीन में एंट्री होती है एक औरत की, जो असल में आत्मा है, और वो अंधेरे से लगातार याबे को घूर रही है। इसके बाद वो आत्मा चलती है, लड़खड़ाती है, हमें एक पल के लिए उसका खौफनाक चेहरा भी दिखाया जाता है, और यही है असली हॉरर। मैंने महीनों बाद ऐसी मूवी देखी जिसमें एक धमाकेदार हॉरर सीन है। हमें इस सीन के अंदर किसी जंप स्केयर से नहीं डराया जाता, पर जिस तरीके से वो आत्मा चलती है, उससे ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आत्मा करना क्या चाहती है, ये सवाल हमारे दिमाग में रह जाता है। क्या वो आत्मा इंसानों को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, या फिर वो आत्मा इंसानों को समझने की कोशिश कर रही है? आत्मा से डर के याबे सोफे के पीछे छुप जाता है, और अचानक ही वो आत्मा गायब हो जाती है। हम लोगों को लगता है कि अब एक जंप स्केयर आ जाएगा और सीन खत्म हो जाएगा, पर नहीं, इस पूरी मूवी में एक भी जंप स्केयर नहीं है। वो आत्मा धीरे से अपने हाथ सोफे के ऊपर रखती है और याबे को घूरने लगती है। याबे डर के मारे चिल्लाता है, और मूवी का सबसे ज्यादा डरावना सीन खत्म हो जाता है। अगले दिन याबे काम पर लेट आता है, और वो मिच्ची और जुन को दोनों को ही इग्नोर कर देता है और खुद को ऑफिस के अंदर बंद कर देता है। मिच्ची को लगता है कि याबे फालतू का ड्रामा कर रहा है, और वो घर चले जाती है। पर आज मिच्ची एक काफी अजीब चीज विटनेस करती है। वो देखती है एक औरत को, जो लाल टेप से अपने अपार्टमेंट को बंद कर देती है। यहाँ से सीन वापस जाता है कावाशिमा पे, जिसके कंप्यूटर पे वो वेबसाइट फिर से खुल जाती है। हारुए के कहने पर वो वेबसाइट को प्रिंट और बुकमार्क करने की कोशिश करता है, पर वेबसाइट एक्सेस डिनाइड कर देती है। वीडियो में इस बार भी वही आदमी था जिसने सर पे काली पन्नी बांध रखी थी, पर वो इस बार पन्नी को अपने सर से हटाता है, और कावाशिमा एक बार फिर से डर कर कंप्यूटर के सारे तार खींचकर बंद कर देता है। कावाशिमा तुरंत ही जाता है हारुए को बुलाने के लिए, और जब वो हारुए से मिलता है तो आज उसे पता चलता है एक अजीब सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसे कॉलेज के ही किसी बच्चे ने बनाया है। उस सॉफ्टवेयर में कुछ अजीब डॉट्स थी जो इंसानों को दर्शा रही थी।
हारुए बताती है कि ये सॉफ्टवेयर हमारी दुनिया का एक छोटा मॉडल है, पर जिस बच्चे ने इसे बनाया है वही इसे चला सकता है। खैर, इसके बाद हारुए कावाशिमा के साथ उसके घर जाती है वेबसाइट को चेक करने के लिए, पर वो वेबसाइट को चेक करने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। सीन वापस मिच्ची की कहानी पे जाता है, जहाँ पे याबे अभी भी सब लोगों को इग्नोर कर रहा था। याबे मिच्ची का बहुत अच्छा दोस्त था और मिच्ची अपने दोस्त की अजीब हालत देख नहीं पा रही थी और इसलिए वो याबे से जबरदस्ती बात करने के लिए जाती है। मिच्ची को याबे जमीन पे बैठा हुआ मिलता है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मिच्ची पूछती है कि उसे क्या हुआ और याबे डरते हुए बताता है कि वो फॉरबिडन कमरे के अंदर गया था, जहाँ पे उसने एक खौफनाक चेहरा देखा। मिच्ची को लगता है कि फॉरबिडन कमरा वो लाल टेप वाला कमरा है और लाल टेप का नाम सुनते ही याबे डर जाता है और वहां से चले जाता है। मिच्ची सोचती है कि याबे बीमार है और इसलिए वो ज्यादा पूछताछ नहीं करती और याबे को वहां से जाने देती है, पर बेचारी मिच्ची सोच भी नहीं सकती थी कि याबे की तरह अब पूरी की पूरी दुनिया इस बीमारी का शिकार है। वो जब काम से घर जाती है तो उसके सामने आज एक औरत खुदकुशी कर लेती है और मिच्ची को याद आता है कि ये औरत वही थी जिसने अपार्टमेंट को लाल टेप से बंद किया था। सीन वापस कावाशिमा पे जाता है, जो पहुंचता है स्कूल की लाइब्रेरी में और आज लाइब्रेरी के अंदर हम लोग कुछ लोगों को अजीब हरकतें करता हुआ देख पाते हैं। खैर, कावाशिमा हारुए से मिलता है जो भूतों के बारे में किताबें पढ़ रही थी। हारुए एक बार फिर से कावाशिमा को वो सॉफ्टवेयर दिखाती है, पर आज सॉफ्टवेयर में व्हाइट डॉट्स अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। व्हाइट डॉट्स जो इंसानों को दर्शाते हैं वो आज जल बुझ रहे थे, कभी गायब हो रहे थे, कभी सामने आ रहे थे, बिल्कुल भूतों की तरह। और ये चीज देखकर हारुए काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि असली दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। हारुए बताती है कि हमारी दुनिया में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है और वो इसी बारे में रिसर्च कर रही है और उसकी रिसर्च में साथ दे रहा है योशिजाकी नाम का एक लड़का, और योशिजाकी ने ही सॉफ्टवेयर को बनाया था। अब क्योंकि कावाशिमा कोई होशियार लड़का नहीं था तो उसे ये सब समझ नहीं आता और वो वहां से चले जाता है। वो जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाता है, पर थोड़ी ही देर में उससे एक काली परछाई घूरने लगती है। कावाशिमा डरने लगता है, पर तभी उसके पास आ जाता है योशिजाकी, जो बोलता है कि जाओ उस काली परछाई को पकड़ने की कोशिश करो और तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। कावाशिमा अब भागकर उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पलक झपकाते ही गायब हो जाती है। योशिजाकी इसके बाद बताता है कि वो चीज ना तो कोई इंसान थी और ना तो कोई प्रॉपर आत्मा, पर फिर वो चीज आखिर थी क्या। दोस्तों, अब यहाँ पे योशिजाकी अपनी रिसर्च के बारे में कावाशिमा को बताएगा, पर यह बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इसलिए मैं आप लोगों को सीधा सीधा समझा देता हूँ। योशिजाकी बताता है कि जिस तरीके से अगर एक ग्लास के अंदर पानी हद से ज्यादा भर दिया जाए तो पानी लीक करने लगता है, और इसी तरह कुछ भूतों की दुनिया के साथ आजकल हो रहा है। कहने का मतलब भूतों की दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों आत्माएं आ सकती हैं, पर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो दुनिया भर जाएगी बिल्कुल एक पानी के ग्लास की तरह, और जब ऐसा होगा तो आत्माएं हमारी दुनिया के अंदर किसी भी तरीके से वापस आने लगेंगी। पर दोस्तों, जब वो आत्माएं हमारी दुनिया में वापस आएंगी तो वो आत्माएं नॉर्मल आत्माएं नहीं रहेंगी, क्योंकि फिर हम उन आत्माओं को छू भी पाएंगे, देख भी पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे, बिल्कुल एक इंसान की तरह। ये सिचुएशन कुछ इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि कोई भी बता ही नहीं पाएगा कि कौन इंसान है और कौन आत्मा। योशिजाकी बताता है कि ये सब कुछ अब असलियत में हो रहा है और आत्माएं इंटरनेट का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया में वापस आ रही हैं। ये सब कुछ सबसे पहले एक रिसर्चर को पता चला था, जिसने इस चीज को रोकने का भी एक सल्यूशन ढूंढ निकाला था। योशिजाकी बताता है कि अगर कोई भी
टाइम से पहले ये पता लगा ले कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके आत्माएं हमारी दुनिया में आने वाली है, तो वो समय रहते इस चीज को होने से रोक सकता है। और ऐसा करने के लिए उसे बस अपने अपार्टमेंट या अपने कमरे को लाल टेप से बंद करना होगा, जिसकी वजह से वो आत्माएं कमरे के बाहर नहीं निकल पाएंगी। पर दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर वो जरा सी लाल टेप आत्माओं को कितनी देर तक रोक पाएगी। यही बात अब योशिजाकी भी समझाता है कि धीरे धीरे अब लाल टेप किसी काम की नहीं, और अब धीरे धीरे सारे कंप्यूटर और सारे मोबाइल फोन आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, और जल्दी ही हमारी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और इस मुसीबत को अब लाल टेप से रोका नहीं जा सकता। इन सारी बातों पे आखिर कावाशिमा कैसे यकीन कर सकता है, क्योंकि वो तो पहले ही होशियार नहीं था, और वो इसलिए योशिजाकी को बुरा भला बोलकर वहां से चले जाता है। सीन वापस जाता है मिच्ची की कहानी पे, जहां पर हम मिच्ची के बॉस को देख पाते हैं और वो अपने ऑफिस को लाल टेप से बंद कर देता है। इसके बाद मिच्ची का बॉस गायब हो जाता है और ये बात जल्दी ही मिच्ची और जुनको को समझ आ जाती है। मिच्ची हर जगह फोन करके बॉस के बारे में पूछती है, पर बॉस का नामो निशान तो जैसे दुनिया से ही मिट गया था। जुनको को भी अब वही वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जो उसे दिखाई नहीं दे रहे, और इसलिए ही जुनको डर के भाग जाती है। मिच्ची जुनको के पीछे भागती है, पर जुनको को ढूंढते वक्त मिच्ची को याबे मिल जाता है। पर दोस्तों, मिच्ची की आंखों के सामने ही याबे एक काले धब्बे में बदल जाता है। मिच्ची बुरी तरीके से घबरा जाती है, पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि उस काले धब्बे के अंदर से अभी भी याबे की आवाज आ रही थी। किसी वजह से याबे एक काले धब्बे के अंदर बदल गया था और वो मिच्ची से मदद मांग रहा था, पर मिच्ची ऑब्वियसली बुरी तरीके से डर के वहां से भाग जाती है। पर ये बात तो साफ हो गई थी कि याबे अभी भी जिंदा है, पर वो काले धब्बे में कैसे और क्यों बदल गया ये हमें जल्दी ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जुनको बॉस के ऑफिस पे से लाल टेप हटाकर अंदर घुस जाती है और मिच्ची उसे वापस लेने के लिए जाती है। मिच्ची ऑलरेडी जानती थी कि लाल टेप वाले कमरे बहुत ज्यादा खतरनाक है, और कमरे के अंदर मिच्ची को जुनको काफी ज्यादा अजीब हालत में मिलती है। जुनको बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसने भी एक आत्मा का खौफनाक चेहरा देख लिया था। मिच्ची जुनको को बड़ी ही मुश्किल से उस आत्मा से बचा पाती है, पर इस हादसे के बाद जुनको भी बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है। इसके बाद अब मिच्ची जुनको को अपने साथ अपने घर पर रखती है, पर अब सारी चीजें बदलने लगती है, क्योंकि हर जगह से इंसान गायब हो रहे थे। मिच्ची सुपरमार्केट जाती है, पर आज वहां पर एक भी इंसान नहीं था। इवन कोई पैसे काटने के लिए दुकान पर भी नहीं बैठा था। हर जगह मिच्ची को अजीब अजीब चेहरे और आत्माएं दिखाई दे रही थी, और वो डर के मारे वापस घर भाग जाती है। पर यह बात साफ हो गई थी कि दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। यहाँ से सीन वापस कावाशिमा पे जाता है, जो हारुए से मिलने कॉलेज पहुंचता है, पर आज पूरे के पूरे कॉलेज में एक भी बच्चा नहीं था। कावाशिमा को एक कंप्यूटर पे एक और क्रीपी वीडियो दिखाई देती है, और उस वीडियो के अंदर जो क्रीपी आदमी था वो सॉफ्टवेयर वाली डॉट्स की तरह बिहेव कर रहा था, जल बुझ रहा था जैसे कि डॉट्स जल बुझ रहे थे, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड और कंफ्यूजिंग बात थी। खैर, इस सीन से हमें ये समझ आता है कि जो इंसान है वो भी हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया में मिक्स होते जा रहे हैं, और इसलिए ही उनकी एग्जिस्टेंस कभी गायब हो रही है और कभी वापस आ रही है। इसके बाद जब कावाशिमा को कुछ समझ नहीं आता तो वो चले जाता है हारुए के घर, पर अब हारुए भी पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, और उसे भी बाकी इंसानों की तरह कुछ हो गया था। कावाशिमा हारुए को किसी तरह होश में ले आता है, जिसके बाद हारुए बताती है कि सालों से उसे लगता था कि मरने के बाद लोग आत्माओं की दुनिया में खुश रहेंगे, पर अब जब आत्माओं के रहने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है, तो उसे ये नहीं समझ आ रहा कि जब इंसान मरेंगे तो उनकी आत्माओं का क्या होगा। कावाशिमा हारुए को कंफर्ट करता है, पर हारुए ट्रिगर होकर सारे के सारे कंप्यूटर चला देती है और बोलती है कि आत्माएं अब इंसान में बदलकर हमारी दुनिया में आ रही है, और इंसान आत्माओं की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा।
इसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं था और वो लोग जिंदा कैसे बचेंगे। कावाशीमा को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उन्हें अब क्या करना है। पर तभी हारुए के दिमाग में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात स्ट्रक करती है। हारुए समझ जाती है कि भूत हमारी दुनिया में आकर इंसानों को मारना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने से भूतों की संख्या और बढ़ जाएगी और इसलिए भूत हमारी दुनिया में आकर इंसानों को अमर बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान मरेगा ही नहीं तो आत्मा का जन्म होगा ही नहीं। पर दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि इंसानों का शरीर अमर नहीं हो सकता और इसलिए भूत एक बहुत ही खास तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में भूत इंसानों के अंदर अकेलेपन को भर रहे हैं ताकि इंसानों के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाए और उसके बाद वो भूत इंसानों के शरीर को काले धब्बों में बदल रहे हैं। सीधा सीधा कहूं तो जो दीवारों पर काले धब्बे बन रहे हैं वो असली जिंदा इंसान है, पर अब उनका शरीर एक काली धूल में बदल चुका है और वो लोग अमर हो चुके हैं और उनकी आत्माएं कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही दूसरी तरफ जुनको के साथ हो रहा है और उसके अंदर से भी जीने की इच्छा खत्म हो गई है और ये बात जुनको अच्छे से समझ चुकी है कि वो अब ज्यादा बच नहीं पाएगी। अगले दिन जुनको और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और जब मिच्ची रसोई में काम कर रही थी तो देखते ही देखते जुनको भी एक काले धब्बे में बदल जाती है। जुनको के काले धब्बे को देखकर मिच्ची अच्छी तरीके से समझ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, पर वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहती थी। मिच्ची की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अचानक ही जुनको की राख हवा में उड़ने लगती है। बेचारी मिच्ची अपने दोस्त की राख को रोकने की कोशिश करती है, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मिच्ची इन सब चीजों के बाद डिप्रेस्ड हो जाती है और वो शाम तक हिलती भी नहीं है। पर शाम को उसे एक चीज याद आती है कि उसकी फैमिली अभी तक जिंदा है और अगर ये दुनिया सच में खत्म हो रही है तो हर इंसान अपनी फैमिली के पास जाना चाहेगा। मिच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है और यहाँ से सीन वापस जाता है कावाशीमा पे, जो अपना मूड ठीक करने के लिए एक गेमिंग पब में आया हुआ था। पर दोस्तों, आज वहां पर भी एक भी इंसान नहीं था। उस जगह पे कावाशीमा को एक और आत्मा दिखाई देती है, पर इससे पहले वो आत्मा कावाशीमा को वश में कर पाती वो वहां से भाग जाता है। भागकर वो सीधा हारुए के घर पहुंचता है, पर अब हारुए के अंदर भी धीरे धीरे जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। कावाशीमा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचता और वो हारुए को लेकर भागता है। वो फैसला करता है कि वो जब तक हारुए के साथ भागता रहेगा जब तक ये आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ देंगी। भागते भागते वो दोनों मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, पर एक भी इंसान वहां पर नहीं था। पूरी की पूरी मेट्रो भी अंदर से खाली थी और कावाशीमा बस खुद को दिलासा दे रहा था कि वो अभी जिंदा है और वो जिंदा रहने की उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब तभी मेट्रो आधे रास्ते में रुक जाती है, जिससे हारुए डर जाती है। कावाशीमा हारुए को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में भागना चाहेगा और हारुए भी डर के मारे ट्रेन से उतरकर भाग जाती है। हारुए भागकर वापस अपने घर चले जाती है, जहां पर वो सारे के सारे कंप्यूटर चलाकर बैठ जाती है, पर अब उन क्रीपी वीडियोस के अंदर से भी इंसान गायब हो चुके थे। इस बीच में हारुए के सामने भी वो अनजान वेबसाइट खुल जाती है, जिसके अंदर वही आदमी काली पन्नी मुंह पर लपेटकर बैठा हुआ था। वो आदमी इस बार अपने सर से काली पन्नी को हटा देता है और खुद को एक गन से शूट कर देता है। इस वीडियो के खत्म होते ही हारुए को कुछ हो जाता है और इसके कंप्यूटर में भी एक लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाती है, पर उस लाइव वीडियो के अंदर हारुए खुद को देख पाती है। हारुए अब जाकर चेक करती है कि आखिर उसे लाइव वीडियो के अंदर शूट कौन कर रहा है, पर जो भी चीज उसे शूट कर रही थी वो एक इनविजिबल एंटिटी थी। उस एंटिटी को देखकर हारुए जैसे हिप्नोटाइज ही हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है और तभी घर में आ जाता है कावाशीमा। कावाशीमा घर में इधर उधर छाना भी नहीं करता है, पर जो हारुए अभी 1 मिनट पहले उस एंटिटी को गले लगा रही थी वो अब घर के अंदर से गायब हो चुकी थी। इस बात के अगले दिन
दुनिया भर में से लोग सैकड़ों की संख्या में गायब हो रहे थे। सड़कें बिल्कुल खाली थी, पर कावाशीमा के अंदर अभी भी जिंदा रहने की आशा थी। कावाशीमा अकेले ही गलियों में घूम रहा था कि तभी उसे मिल जाती है मिच्ची, जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जब वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। दोस्तों, अब ऑब्वियसली दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, तो कोई भी अकेला रहना नहीं चाहेगा, और इसलिए मिच्ची और कावाशीमा एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। खैर, मिच्ची की गाड़ी खराब हो गई थी और वो दोनों फिर पूरा दिन मिच्ची की गाड़ी को ठीक करने में बिता देते हैं और काफी अच्छे से दोस्त भी बन जाते हैं। काफी देर तक प्लानिंग के बाद उनका फैसला था कि वो लोग एक बार फिर से हारुए को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसलिए वो दोनों वापस हारुए के घर जाते हैं। हारुए के घर पे जब उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो दोनों घर के आसपास हारुए को ढूंढने लगते हैं। लकीली काफी देर तक ढूंढने के बाद उन दोनों को हारुए एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर घूमती हुई मिल जाती है, पर उसको अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं था और वो उस वीडियो वाले आदमी की तरह अपने चेहरे पे काली पन्नी बांधकर घूम रही थी। अब इससे पहले कावाशीमा और मिच्ची हारुए को रोक पाते, वो खुद को गन से शूट कर लेती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वीडियो में उस आदमी ने खुद को मारा था। हारुए की मौत से कावाशीमा भी टूट जाता है और अब कहीं ना कहीं वो भी अंदर से टूटने लगा था। काफी देर तक दुख मनाने के बाद वो दोनों वापस आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, पर अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया था। कावाशीमा फैक्ट्री के अंदर पेट्रोल लेने जाता है, पर कंटेनर का ढक्कन लाल टेप वाले एक कमरे के अंदर गिर जाता है। कावाशीमा अब बिना डरे उस ढक्कन को लेने के लिए कमरे के अंदर चले जाता है, क्योंकि वो भी अब देखना चाहता था कि ये नए टाइप के भूत कौन से खेत की मूली है। पर कमरे के अंदर घुसते ही गेट बंद हो जाता है। कावाशीमा का सामना होता है एक आत्मा से, पर कावाशीमा बड़े ही गुस्से में चिल्लाता है कि वो इस सब पे यकीन नहीं करता और वो ये नहीं मानता कि आत्माएं हमारी दुनिया में वापस आ सकती हैं। उसे लगता है कि अगर वो उस आत्मा का डटकर सामना करेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो वो आत्मा एक छाया बनकर गायब हो जाएगी। हिम्मत करके कावाशीमा आत्मा की तरफ भागता है, पर उसका शरीर पूरी तरीके से कांप जाता है जब उसके हाथ आत्मा के कंधे पे पड़ते हैं और वो आत्मा गायब नहीं होती। कावाशीमा उस आत्मा को छू पा रहा था, देख पा रहा था, सुन पा रहा था, जैसे कि वो कोई इंसान हो। डर के मारे वो जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, पर अब वो आत्मा कावाशीमा के दिमाग पे भी हावी हो जाती है। इसके बाद कावाशीमा के अंदर से भी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, पर वो पेट्रोल लेकर जाता है और मिच्ची के साथ आगे बढ़ता है। खैर, गाड़ी में बैठते ही कावाशीमा बेहोश हो जाता है और सड़क पर निकलते ही मिच्ची को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। बिल्डिंग्स के अंदर से धुआं निकल रहा था, गाड़ियों में आग लगी हुई थी, हर जगह धमाके हो रहे थे, सड़कों पे लाशें पड़ी हुई थी और कोई भी इंसान दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। सारी चीजों से बचते हुए मिच्ची कावाशीमा को लेकर समुंदर के किनारे पहुंच जाती है और अब उन दोनों को बचने का एक ही रास्ता समझ आ रहा था कि उन दोनों को जितना दूर हो सके भागना होगा, ताकि वो आत्माएं उन तक पहुंच ही ना पाए। गाड़ी से निकलकर वो दोनों एक मोटर बोट पे बैठ जाते हैं, जिसकी चाबी नहीं थी। चाबी लेने मिच्ची वापस बंदरगाह पर भागती है कि तभी अमेरिकन आर्मी का एक प्लेन उसकी आंखों के सामने क्रैश हो जाता है। खैर, एंड में सारी मुसीबतों से बचते बचते मिच्ची किसी तरह चाबियां ले आती है और वो दोनों फाइनली वहां से भाग जाते हैं, पर पूरा का पूरा टोक्यो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। समुद्र में वो लोग एक बड़े जहाज पर चढ़ जाते हैं, जिसके अंदर जिंदा बचे हुए लोग बचकर जा रहे थे, और ये सीन मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। जहाज का कैप्टन मिच्ची से बातें करता है और हमें पता चलता है कि ये सारी चीज जापान में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। उन लोगों का जहाज अब साउथ अमेरिका की तरफ जा रहा है और लोगों को बचाने के लिए, और अब किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। खैर, अब मूवी के एंड में फाइनली मिच्ची चैन की सांसें लेती है और अपने कमरे में बैठ जाती है। कावाशीमा भी थक कर सो गया था, पर पलक झपकाते ही वो भी एक काले धब्बे में बदल जाता है, क्योंकि आखिरकार वो भी जीने की उम्मीद छोड़ चुका था।
मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, पर दोस्तों उन लोगों को शायद बचने के लिए जिंदा रहने की उम्मीद रखनी होगी और भूतों से डरना बंद करना होगा, क्योंकि हमने मूवी में देखा है कि जब भूत इंसान के दिमाग पे हावी हो जाता है तो उसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो भूत उस इंसान को काले धब्बे में बदल देते हैं। तो अगर इंसान अपने दिल का हौसला बढ़ा ले और ये उम्मीद रखे कि वो हमेशा जिंदा रह सकते हैं तो शायद वो लोग बच जाएं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कायरो मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कमाल की मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।